तो आप अगर एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस की बात करें, तो ये दोनों की दोनों हमारी इनकम है। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? दोज इनकम विच हैव बीन अर्नड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैव नॉट बीन रिसीव्ड टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो एक्रूड इनकम हमारी वो इनकम होती है जो हमने अर्न तो कर ली, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने तक हमें वो रिसीव नहीं हुई। लेट सपोज आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपने जो है जनवरी के पूरे महीने काम किया और जनवरी एंड में आपकी जनवरी की सैलरी ड्यू हो गई, तो आप कंपनी से सैलरी मांगने गए, तो कंपनी ने आपसे बोला कि अभी हम जनवरी एंड में आपको जनवरी की सैलरी नहीं दे पाएंगे, हम जो है आपको जनवरी की सैलरी फरवरी में दे देंगे। तो यहाँ पर जनवरी के एंड में आप क्या बोलोगे कि मेरी सैलरी इनकम ड्यू हो चुकी थी, मैं अपनी जनवरी की सैलरी की इनकम को अर्न कर चुका था, लेकिन मुझे जनवरी एंड होने तक भी सैलरी रिसीव नहीं हुई। तो अगर कोई इनकम हमारी ड्यू हो जाए, ड्यू होने का मतलब है कि हमारे पास उसको रिसीव करने का राइट आ गया। तो अगर आपके पास किसी इनकम को रिसीव करने का राइट आ जाए, लेकिन उसके बावजूद आपको इनकम रिसीव ना हो, तो वो इनकम आपकी एक्रूड इनकम कहलाती है। बाकी अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में समझना है, तो आप एक्रूड इनकम वाली वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसी तरह अगर मैं बात करूं इनकम रिसीव इन एडवांस, तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव हो गई। अगर जनवरी फर्स्ट को ही आपको जनवरी की सैलरी रिसीव हो जाए, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे कंपनी ने एडवांस में सैलरी दे दी। तो अगर कोई इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो जाए, आपने वो इनकम अभी अर्न नहीं करी है, आपकी जनवरी की सैलरी अभी ड्यू नहीं हुई है। जनवरी की सैलरी ड्यू कब होगी? 31 जनवरी को। जब पूरे महीने आप काम कर लोगे, तो 31 जनवरी को आपकी जनवरी के महीने की सैलरी ड्यू होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपनी ने आपको 1 जनवरी को ही एडवांस में जनवरी मंथ की सैलरी दे दी, तो आपके पास इनकम रिसीव करने का भी राइट आया नहीं है, इनकम अभी आपकी ड्यू नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले ही अगर आपको रिसीव हो जाए, तो वो इनकम आपकी इनकम रिसीव इन एडवांस कहलाएगी। दोज इनकम विच हैज नॉट बीन अर्नड बट इज रिसीव्ड इन एडवांस। तो समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हमें देखना है एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस के अंदर जीएसटी की एंट्रीज को कैसे पास करा जाता है। तो एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस, इन दोनों को लेकर जीएसटी ने एक सिंपल सा रूल बता रखा है, और वो रूल क्या है? ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। इनकम ड्यू हो या रिसीव हो, दोनों में से जो भी पहले होगा उसी समय पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। तो चलते हैं फटाफट देखते हैं कि आखिर ये रूल किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर एक्रूड इनकम की बात करते हैं। एक्रूड इनकम का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग इनकम। अब एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है। अकाउंटिंग के अंदर रूल दोनों के लिए सेम होते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर आपको वो डिफरेंस जानना है, तो उसके लिए आप एक्रूड इनकम वाली वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं एक्रूड इनकम के एग्जांपल की, तो यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग ईयर है 24-25। इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमारा कमीशन ड्यू हुआ है 1,50,000। कमीशन हमारी इनकम है, तो हमारी 24-25 की कमीशन की इनकम ड्यू है 1,50,000। जबकि हमें जो कमीशन रिसीव हुआ है 24-25 के अंदर, वो हुआ है 1,20,000। तो यहाँ पर हमारे पास 24-25 के अंदर 1,50,000 के कमीशन रिसीव करने का राइट आ गया, लेकिन हमें सिर्फ 1,20,000 का कमीशन रिसीव हुआ। तो 30,000 का कमीशन हमारा एक्रूड कमीशन बन गया, एक्रूड इनकम बन गया। तो अब अगर हम इसकी एंट्री पास करें विदाउट जीएसटी, तो विदाउट जीएसटी एंट्री मैंने आपको सिखा रखी है। यहाँ पर जो है बिल्कुल अपोजिट एंट्री पास करी जाएगी, जो एंट्री हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर पास करी थी। वो हमारा एक्सपेंस था और ये हमारी इनकम है। उसका नाम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, इसका नाम आउटस्टैंडिंग इनकम है। वहां पर हमने एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था, यहाँ पर हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कमीशन रिसीव की एंट्री पास कर लेते हैं कि आखिर हमें कितना कमीशन रिसीव हुआ है। तो 24-25 के अंदर हमें 1,20,000 का कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन हमें रिसीव हुआ है, इसका मतलब हमारा कैश इंक्रीज हुआ है। तो कैश इंक्रीज हुआ है तो हमने डेबिट कर दिया, तो 1,20,000 से हमारा कैश बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। कमीशन हमारी इनकम है, इनकम का मतलब हो गया हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो हमने टू कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1,20,000 से। तो एक तरफ हमारा कैश इंक्रीज हुआ, दूसरी तरफ हमारी इनकम इंक्रीज हुई। तो हमने 24-25 के अंदर 1,20,000 के कमीशन की इनकम को रिकॉर्ड कर दिया। अब बच गया 30,000। टोटल 24-25 के अंदर 1,50,000 का कमीशन ड्यू हुआ था। अकाउंटिंग का एक सिंपल सा रूल है कि जो इनकम जिस साल की है, वो इनकम उसी साल में रिकॉर्ड होगी। ये रूल मैंने आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ाया था। अगर आप एक्रूड इनकम वाली वीडियो को जाकर देखते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस वीडियो के अंदर जो है मैंने मैचिंग प्रिंसिपल को बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। तो हमारा अकाउंटिंग का सिंपल सा रूल है,
जो इनकम जिस साल की है वो इनकम उसी साल में रिकॉर्ड होगी। 24-25 की हमारी कमीशन की इनकम 1,50,000 है, तो 24-25 में पूरे 1,50,000 की कमीशन की इनकम को हमें रिकॉर्ड करना है। 1,20,000 के कमीशन की इनकम को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब बच गया 30,000। तो 30,000 के कमीशन की इनकम को भी हमें रिकॉर्ड करना है। 30,000 की इनकम रिकॉर्ड करने के लिए हमने कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर हमारी 30,000 की कमीशन की इनकम रिकॉर्ड हो गई, लेकिन इस बार जो है डेबिट में हमारे पास इस 30,000 का कैश नहीं है, तो अब यहाँ पर कैश को तो डेबिट नहीं कर सकते, तो आप क्या करें? तो ये सेम वही हिसाब किताब है। अगर आपने क्रेडिट सेल करी होती है, सेल के अंदर भी तो आपको रिवेन्यू रिसीव होता है, तो अगर आपने कैश में सेल करी होती है तो आप एंट्री पास करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक तरफ आपका कैश बढ़ता है, दूसरी तरफ आपकी सेल्स की इनकम बढ़ती है। तो जब हमें कैश में कमीशन रिसीव हुआ था तो हमने अपनी पहली एंट्री पास करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। यहाँ पर एक तरफ हमारा कैश बढ़ा था तो उसे हमने डेबिट कर दिया, और दूसरी तरफ सेल की जगह पर इस बार हमें कमीशन की इनकम रिसीव हुई है, तो यहाँ पर हमने सेल्स की जगह पर कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब अगर हम दूसरी एंट्री को देखें तो यहाँ पर हमारा 30,000 का कमीशन ड्यू तो हो गया, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ। तो ये सेम उसी तरीके से है जैसे आप क्रेडिट सेल करते हो। जब भी आप क्रेडिट सेल करते हो तो आप अपने डेटर को डेबिट कर देते हो और सेल्स को क्रेडिट कर देते हो। तो यहाँ पर सेल्स की जगह पर हमने कमीशन को क्रेडिट कर दिया, तो हमने अपनी इनकम को क्रेडिट कर दिया 30,000 से। अब डेबिट में जो है हम अपना असेट क्रिएट करेंगे, जिस तरीके से हम डेटर को डेबिट करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर डेटर की जगह पर एक्रूड कमीशन नाम का असेट बनाएंगे। एक्रूड कमीशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि हम अपनी असेट को डेबिट करते हैं। ये हमें बता रहा है कि अभी हमें 30,000 रुपए रिसीव करने बाकी हैं, तो हमारी एक्रूड इनकम की एंट्री बन गई एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो समझ में आ रही है बात? तो ये तो हो गई विदाउट जीएसटी एंट्री। अब हम चलते हैं विद जीएसटी पे। तो हम जो है आईजीएसटी का रेट ले रहे हैं 18%। बाकी आप सीजीएसटी और एसजीएसटी भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आईजीएसटी हमारा 18% हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, सेम वही विदाउट जीएसटी वाली एंट्री को एज इट इज यहाँ पे उतार लेना है। पहली एंट्री भी एज इट इज लिख लो और दूसरी एंट्री भी एज इट इज लिख लो। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं आईजीएसटी की, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि इस बार जो है हम इनकम रिसीव कर रहे हैं। जब भी हम सेल करते थे तो सेल का मतलब है कि हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो सेल के केस में सेलर जो है वो जीएसटी को रिसीव करता है, और जो जीएसटी वो रिसीव करता है वो जीएसटी उसका आउटपुट जीएसटी बनता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। कमीशन हमारी इनकम है, तो जब भी हम इनकम रिसीव करते हैं तो इनकम के साथ हम जीएसटी भी रिसीव करते हैं, और जो जीएसटी हम रिसीव करते हैं वो जीएसटी हमारा आउटपुट जीएसटी बनता है। तो यहाँ पर हम कमीशन तो रिसीव करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ कमीशन के ऊपर 18% का आईजीएसटी भी रिसीव करेंगे। तो इस बार हमें 1,20,000 का कमीशन रिसीव नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर 18% का जीएसटी भी रिसीव होगा, और वो 18% का जीएसटी हमारे लिए आउटपुट जीएसटी बनेगा, जिसको हम अपनी लाइबिलिटी की तरह शो करेंगे। आउटपुट जीएसटी हमारा लाइबिलिटी होता है, ये तो हमें अच्छे से पता है। तो यहाँ पर अगर हम जीएसटी की एंट्री पास करें तो ये सबसे पहली एंट्री हमारी कमीशन रिसीव की है, जिसके अंदर हमें 1,20,000 का कमीशन रिसीव हुआ था। तो 1,20,000 की हमारी कमीशन की इनकम सेम रहेगी, लेकिन इस बार जो है हमें इनकम के साथ साथ उसके ऊपर जीएसटी भी रिसीव हो रहा है। अगर आप 1,20,000 का 18% निकालोगे तो आएगा 21,600। यानी इस बार जो है हमें 1,20,000 के ऊपर 18% का जीएसटी भी रिसीव होगा, जो कि है हमारा 21,600। और ये 21,600 का आईजीएसटी हमारा आउटपुट जीएसटी बनेगा, जिसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारे लाइबिलिटी है। हमें ये आउटपुट जीएसटी गवर्नमेंट के पास जमा करवाना है, तो आउटपुट जीएसटी को हम क्रेडिट करेंगे 21,600 से। तो अगर मैं पूछूं कि इस बार आपको कमीशन प्लस जीएसटी मिलाकर टोटल कितना कैश रिसीव होगा, तो आप बता सकते हो कि इस बार जो है हमें टोटल 1,41,600 का कैश रिसीव होगा। 1,41,600 से आप अपने कैश अकाउंट को डेबिट करोगे। तो समझ में आ रही है आपको बात? अब अगर हम अपनी दूसरी एंट्री की बात करें तो ये हमारी एक्रूड इनकम की एंट्री है, यानी एक्रूड कमीशन की एंट्री है। यहाँ पर जो है हमने 30,000 के कमीशन को अपनी इनकम बनाया है। ये एक ऐसी इनकम है जो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुई। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसी इनकम के ऊपर जीएसटी चार्ज होना चाहिए? इसके ऊपर जीएसटी कब चार्ज होना चाहिए? जब ये ड्यू हो जाए तब चार्ज हो जाए, या जब ये रिसीव हो तब चार्ज हो? यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो 30,000 की कमीशन की इनकम है ये आपको नेक्स्ट ईयर में रिसीव होगी, यानी 25-26 में रिसीव होगी। तो हम इसके ऊपर जीएसटी कब चार्ज करेंगे, 24-25 में या 25-26 में? तो यहाँ पर हमारा जीएसटी का रूल हमसे कहता है कि ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। 24-25 में ड्यू हो रही है, 25-26 में रिसीव हो रही है, तो दोनों में से पहले क्या हो रहा है, पहले ड्यू हो रही है, तो 24-25 में इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। 30,000 के ऊपर अगर 18% का आईजीएसटी लगाओगे तो 5,400 आएगा। तो ये 5,400 का आईजीएसटी हमारे लिए आउटपुट आईजीएसटी बन जाएगा, जो कि हमारी लाइबिलिटी होगा, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। अब अगर मैं बात करूं एक्रूड कमीशन की, तो इस बार जो टोटल
पैसा हमें रिसीव करना है वो हो जाएगा हमारा 35,400। 30,000 की हमें इनकम रिसीव करनी है और 5,400 का हमें आउटपुट आईजीएसटी रिसीव करना है। तो टोटल जो हमारा एक्रूड कमीशन हो गया यानी हमारा एसेट हो गया वो हो गया 35,400। तो समझ में आ रही है बात। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ईयर की यानी 25-26 की, तो 25-26 में जब आपको कमीशन रिसीव होगा तो उस टाइम पर आप क्या एंट्री पास करोगे? आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम पर इस 30,000 के ऊपर दोबारा जीएसटी चार्ज नहीं करना, क्योंकि हम 24-25 के अंदर ही पूरे के पूरे 1,50,000 के ऊपर जीएसटी लगा चुके हैं। तो 25-26 के अंदर जब हमें कमीशन की इनकम रिसीव होगी तो उस टाइम पर हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड कमीशन अकाउंट। एक तरफ हमारे पास कैश आएगा और दूसरी तरफ हम अपने इस एक्रूड कमीशन अकाउंट के एसेट को खत्म करेंगे। तो हमारी एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट 35,400। कैश हमें 35,400 ही रिसीव होगा, लेकिन उस टाइम पर हम कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 35,400 टू एक्रूड कमीशन अकाउंट 35,400। यहाँ पर क्या हुआ है कि 24-25 के अंदर ही हमारा 35,400 का एसेट क्रिएट हो चुका है। हम कह रहे हैं कि 24-25 में हमें 35,400 का कमीशन रिसीव करना बाकी है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि इस 35,400 के अंदर 5,400 की आपकी आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी है। तो आपको कमीशन रिसीव हुआ नहीं हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप जो है इस 5,400 के जीएसटी को हमें 24-25 के अंदर ही जमा करवा दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 24-25 के अंदर ही इस 5,400 के जीएसटी को गवर्नमेंट के पास जमा करवाना पड़ेगा। भले ही आपको अभी 30,000 रुपए की इनकम रिसीव नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद आपको इसके ऊपर के जीएसटी को गवर्नमेंट के पास 24-25 के अंदर ही जमा करवाना पड़ेगा। तो ये 5,400 24-25 में आपकी जेब से निकल गया। गवर्नमेंट के पास 5,400 का जीएसटी चला गया 24-25 के अंदर। तो अब नेक्स्ट ईयर में जब आप कैश रिसीव करोगे तो आप पूरे 35,400 का कैश रिसीव करोगे और वो 35,400 रुपए आप पूरे के पूरे अपनी जेब में डाल लोगे, तो बात खत्म हो जाएगी। तो समझ में आ रही है बात। तो 25-26 के अंदर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो ये एक्रूड इनकम की एंट्री आपको क्लियर हो गई। अब चलें आगे। तो नेक्स्ट है हमारा इनकम रिसीव इन एडवांस, जिसको हम अनअर्न्ड इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये एग्जांपल है 24-25 अकाउंटिंग ईयर के अंदर कमीशन ड्यू हुआ है 1,50,000, लेकिन हमें जो कमीशन रिसीव हुआ है वो हुआ है 1,90,000। तो इस बार जो है हमें 40,000 का कमीशन एडवांस में रिसीव हो गया। ये कमीशन नेक्स्ट ईयर का था, ये कमीशन 25-26 का था जो हमें एडवांस में 24-25 में रिसीव हो गया। तो इसे बोलेंगे हम कमीशन रिसीव इन एडवांस। तो सबसे पहले विदाउट जीएसटी देखते हैं। विदाउट जीएसटी भी यहाँ पर हम वही अपने सेम तरीके से एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें कितना कमीशन रिसीव हुआ है। तो हमें जो है 1,90,000 का कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन हमारी इनकम है। तो एक तरफ तो हमारा कैश बढ़ेगा 1,90,000 से और दूसरी तरफ हमारी कमीशन की इनकम बढ़ेगी 1,90,000 से। तो एंट्री पास हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम दूसरी एंट्री की बात करें तो देखो हमने पहली एंट्री के अंदर एक गलती कर दी। हमने जो है अपनी कमीशन की इनकम को क्रेडिट कर दिया 1,90,000 से, जबकि 24-25 के अंदर हमारी कमीशन की इनकम सिर्फ 1,50,000 थी। 40,000 का जो हमें एक्स्ट्रा कमीशन रिसीव हुआ है वो तो हमारी नेक्स्ट ईयर की इनकम है। मैंने आपको मैचिंग प्रिंसिपल का रूल बताया हुआ है कि जो इनकम जिस साल की है वो इनकम उसी साल में रिकॉर्ड होगी। तो ये 40,000 की इनकम तो नेक्स्ट ईयर की है, तो ये नेक्स्ट ईयर के अंदर रिकॉर्ड होगी। तो जब ये इनकम 25-26 की है तो हमने इसे अपने 24-25 की इनकम के अंदर ऐड कैसे कर दिया? 24-25 के अंदर हमारी कमीशन की इनकम सिर्फ 1,50,000 है। तो यहाँ पर अब हमें इस 1,90,000 की इनकम को कम करके 1,50,000 करना होगा, यानी हमें 40,000 से अपनी इनकम को डिक्रीज करना है। तो क्या करें? इसको काट दें? काट तो हम सकते नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम जो है इसकी रिवर्सल एंट्री पास कर देंगे। हमारी इनकम बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हमें 40,000 से अपनी इनकम को कम करना है। तो अगर इनकम कम होगी तो वो डेबिट होगी। तो यहाँ पर हमने जो है अपने कमीशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 40,000 से। तो अब हमारी जो इनकम है वो 40,000 से कम हो गई। तो 1,90,000 का क्रेडिट और 40,000 का डेबिट, कितना बच गया? 1,50,000 का क्रेडिट। तो आपकी कमीशन की इनकम सही हो गई। अब अगर हम बात करें कि ये जो 40,000 की कमीशन की इनकम है ये आपको रिसीव तो हुई है ना, भले ही ये 24-25 की आपकी इनकम ना हो, लेकिन आपको 24-25 के अंदर इस 40,000 का कैश तो रिसीव हुआ है। तो 24-25 के अंदर इसका कुछ नाम तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस 40,000 की इनकम को नाम देते हैं कमीशन रिसीव इन एडवांस। ये हमारा कमीशन रिसीव इन एडवांस का नाम से जाना जाता है, जो हमारे लिए लाइबिलिटी बनेगा। इनकम रिसीव इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी होता है, क्योंकि ये इनकम अभी हमने अर्न नहीं करी है, इसे रिसीव करने का अभी हमारे पास राइट नहीं आया है, ये हमें पहले ही एडवांस में रिसीव हो गई। तो जो इनकम एडवांस में रिसीव हो जाए वो इनकम आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। अब क्यों बनती है, अगर आपको और डिटेल में समझना है तो उसके लिए आपको इनकम रिसीव इन एडवांस वाली वीडियो को देखना होगा। तो यहाँ पर कमीशन रिसीव इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी कहलाएगी, जिसे हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी इनकम रिसीव इन एडवांस की एंट्री पास हो गई कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव इन एडवांस। तो क्लियर है। अब अगर हम विद जीएसटी बात करें तो यहाँ पर आईजीएसटी हमारा 18% है। तो हमें सबसे पहले वही काम करना है, विदाउट जीएसटी वाली एंट्री को यहाँ पर सेम एज इट इज लिख दो
कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव इन एडवांस। अब अगर मैं पहली एंट्री की बात करूं तो पहली एंट्री हमारी कमीशन रिसीव की, तो इस बार कमीशन रिसीव के अंदर जीएसटी भी आ गया, यानी इस बार हम बोलेंगे कि 24-25 के अंदर हमें 1,90,000 का कमीशन रिसीव हुआ और साथ में उसके ऊपर 18% का जीएसटी भी रिसीव हुआ। अगर आप 1,90,000 के ऊपर 18% का जीएसटी लगाते हो तो 34,200 आ जाएगा। तो इस बार जो है 24-25 के अंदर हमारे पास 1,90,000 का कमीशन आया और 34,200 का आईजीएसटी आया। ये आईजीएसटी हमारे लिए आउटपुट आईजीएसटी बन जाएगा। इनकम के ऊपर जो जीएसटी हम रिसीव करते हैं वो जीएसटी हमारा आउटपुट जीएसटी बनता है, तो आउटपुट जीएसटी हमारी लायबिलिटी है जिसे हमने क्रेडिट कर दिया। अब अगर हम देखें कि हमें टोटल कितना कैश रिसीव होने वाला है, तो जीएसटी आने के बाद हमें 1,90,000 का कमीशन रिसीव होगा और उसके ऊपर 34,200 का जीएसटी रिसीव होगा। तो टोटल जो हमें कैश रिसीव होने वाला है वो होगा 2,24,200। तो ये हमारे पास कैश रिसीव हो गया जिसको हमने डेबिट कर दिया। तो समझ में आ रही है बात। अब अगर मैं बात करूं दूसरी एंट्री की, तो दूसरी एंट्री के अंदर हम अपने कमीशन को कम कर रहे हैं। कितने से कम कर रहे हैं? 40,000 से। तो ये हमारी इनकम रिसीव इन एडवांस की एंट्री है। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या इस 40,000 के ऊपर दोबारा हमें जीएसटी चार्ज करना चाहिए? ऊपर हम पूरे के पूरे 1,90,000 के ऊपर जीएसटी चार्ज करके आ चुके हैं, तो क्या हमें दोबारा यहाँ पर नीचे 40,000 के ऊपर जीएसटी लगाना चाहिए? तो इसका जवाब होगा नहीं। 40,000 के ऊपर हम दोबारा जीएसटी क्यों लगाएंगे? तो यहाँ पर दूसरी एंट्री के अंदर दोबारा से कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा और सेम एंट्री पास होगी जो विदाउट जीएसटी के अंदर पास हुई थी। तो ये एंट्री तो आपको समझ में आ गई और इसके ऊपर जीएसटी क्यों चार्ज नहीं होगा वो भी आपको क्लियर है। लेकिन अब ये बताओ कि हमने 24-25 के अंदर पूरे 1,90,000 के ऊपर जीएसटी क्यों चार्ज करा? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हमारे जो 24-25 के अंदर कमीशन की इनकम थी वो सिर्फ 1,50,000 थी, तो हमने एक्स्ट्रा 40,000 के ऊपर जीएसटी 24-25 के अंदर ही चार्ज क्यों कर दिया? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर वाला रूल लगेगा। तो यहाँ पर 1,50,000 की इनकम तो हमारी ड्यू और रिसीव्ड दोनों की दोनों 24-25 में हुई थी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा 40,000 है वो हमारा ड्यू हो रहा है 25-26 में, लेकिन रिसीव हो रहा है 24-25 में। तो दोनों में से जो भी पहले होगा उसी टाइम पर जीएसटी लग जाएगा। तो यहाँ पर 24-25 के अंदर हमें कमीशन रिसीव हो रहा है, तो 24-25 के अंदर ही इस 40,000 के ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर में जब आपकी ये 40,000 की कमीशन की इनकम ड्यू होगी, 25-26 में जब ये कमीशन की इनकम ड्यू होगी, तो उस टाइम पर आप उसके ऊपर दोबारा से जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। 25-26 में जब आपका कमीशन ड्यू होगा तो आप एंट्री पास करोगे कमीशन रिसीव इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा इनकम रिसीव इन एडवांस भी हो गया